तो कहानी शुरू होती है और मेरी बेथ सिर उठा के आगे बढ़ती है क्योंकि वो अभी तक यही समझ रही थी कि उसने विक्टर भैया को मार दिया है। कुछ दूर जाने के बाद ही मेरी बेथ को विक्टर की आवाज सुनाई देती है। विक्टर भैया ने हंटर्स को मारा था। वो उस चेनसॉ को स्टार्ट करती है ताकि फाइट के लिए प्रिपेयर हो सके। तभी विक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन मेरी बेथ उसके टूटे हुए चेहरे पे दे मारती है और इस वजह से विक्टर जाके सीधे चेनसॉ पे गिर जाता है और उसके 2 टुकड़े होने लगते हैं। क्या दिन आ गए, जो कभी दूसरों के 2 टुकड़े करता था आज उसी के 2 टुकड़े होने लगे। इसके बाद मेरी बेथ विक्टर के सिर के टुकड़े को उठा लेती है ताकि विक्टर वापस से जिंदा ना हो जाए। बहन बस एक सजेशन है, अभी भी मौका है, इस बॉडी का फ्यूनरल कर दो, तो पंडित सब मैं भिजवा दूंगा। चलो छोड़ो, तुम्हारे तो एटीट्यूड ही अलग है। इसके बाद मेरी बेथ सिटी के पुलिस स्टेशन में जाती है क्योंकि इसे लगता है कि पुलिस स्टेशन में कोई भी जिसके हाथ में बंदूक हो और वो खून से नहाया हुआ हो, पुलिस वाले उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। यहाँ मेरी बेथ कहती है स्वैम्प में सभी लोग मर चुके हैं। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर उसके गन्स को नीचे रखने को कहते हैं और उसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। शेरिफ अपनी टीम को स्वैम्प में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। ऑफिसर्स वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें काफी लोगों की डेड बॉडीज दिखती है। डेड बॉडीज की कंडीशंस को देख के ऑफिसर्स को उल्टी भी आने लगती है। पुलिस ऑफिसर शेरिफ को कॉल करके यहाँ के हालात के बारे में बताता है। फिर शेरिफ मेरी बेथ से पूछताछ करता है, पर इन्हें मेरी बेथ के बातों पे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि मेरी बेथ विक्टर क्रॉली के बारे में बताती है और सभी को यही लगता है कि विक्टर क्रॉली सिर्फ एक स्टोरी का कैरेक्टर है। तो कभी जाओ ना रात में उस स्वैम्प में। और शेरिफ को ये भी लगता है कि मेरी बेथ ने ही सभी को मारा है और सारा इल्जाम बेचारे विक्टर क्रॉली पे डाल रही है। इसके बाद शेरिफ स्वैम्प की ओर निकल जाता है। तभी उसकी जर्नलिस्ट एक्स वाइफ उससे रिक्वेस्ट करती है उसे मेरी बेथ से कुछ जानना है। जर्नलिस्ट बहन को विक्टर पे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। वो मेरी बेथ से पूछने की काफी कोशिश करती है पर जिद्दी लड़की उसे कुछ नहीं बताती। तब जर्नलिस्ट अमेंडा उससे कहती है कि जितने लोग मरे हैं ना, इसके लिए कम से कम तुम्हें उम्र कैद, फांसी सब मिलेगी और तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बेथ की फट जाती है। वैसे बहन तुम्हें ये सब पुलिस स्टेशन आने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब वो अमेंडा को सभी बातें बता देती है जो भी उसके साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ था। एंड में वो ये भी कहती है कि उसने विक्टर क्रॉली को अपने हाथों से ही मार डाला है। लेकिन यहाँ अमेंडा कहती है कि विक्टर मर नहीं सकता, वो एक श्राप से जन्म लिया हुआ बच्चा है और उसे हम रिपीटर कहते हैं। मतलब वो जब भी मर जाएगा उसी रात को वो वापस से जिंदा हो जाएगा। वह अमेंडा इतना पता था तो कभी आप स्वैम्प में क्यों नहीं गई? दूसरी तरफ मेडिकल टीम स्वैम्प में सभी डेड बॉडीज को उठा के ले जा रहे होते हैं, जिसमें एक विक्टर क्रॉली की भी होती है। बट एक सेकेंड, ये कैरेक्टर पार्ट 1 में भी था, पार्ट 2 में भी था, अब पार्ट 3 में भी है। इसका और डायरेक्टर का कुछ गहरा रिश्ता है। एनीवे, अब एक डॉक्टर कंप्यूटर पे कुछ डेड बॉडीज को एग्जामिन कर रहा था। अभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो साइड में देखता है तभी विक्टर क्रॉली शॉक देने वाली मशीन से उसे मार डालता है। वैसे इस भूत को ये सब यूज करना किसने सिखाया? आवाज सुन के एक पुलिस ऑफिसर बस के पास आ जाता है और ये निकला हमारा हीरो। पुलिस ऑफिसर उसे देख के उस पे गोली चलाने लगता है और विक्टर भैया नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अचानक से वो वापस उठ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ऑफिसर विंसलो को कॉल लगा देता है, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बता पाता तभी विक्टर उसे मार डालता है। अब अमेंडा कहती है कि विक्टर वापस आ गया है और वो जानती है उसे कैसे रोक सकते हैं। विंसलो को कहती है मेरी बेथ को आजाद करने के लिए, पर विंसलो नहीं करता। लेकिन वहाँ विक्टर सभी ऑफिसर्स को एक एक करके मारने लगता है और ये आवाज रेडियो के द्वारा उन्हें सुनाई देती है। अब इस वजह से विंसलो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो मेरी बेथ को आजाद कर देता है। विंसलो भैया इतना ड्रामा करना जरूरी था? फिर अमेंडा विंसलो और मेरी बेथ को एबट के घर ले जाती है जो कि थॉमस क्रॉली का एकमात्र रिश्तेदार होता है। उसी के पास थॉमस का राख था। अमेंडा का प्लान ये था कि विक्टर अपने डैड को ढूंढ रहा है, क्यों ना हम उसके डैड का राख को ही उसे दे देते हैं। काम करने वाला और कोई नहीं मेरी बेथ होगी, क्योंकि मेरी बेथ का बहुत बार विक्टर के साथ सामना हो चुका है। अब तक तो जान पहचान भी हो चुकी होगी। वो लोग एबट के घर पहुंच जाते हैं, उससे थॉमस की राख को मांगते हैं, पर एबट नहीं देता। इस वजह से अमेंडा उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे राख को ले लेती है। दूसरी तरफ शेरिफ भी वहाँ पहुंच जाता है, साथ ही वहाँ पे स्वैट टीम भी आ जाते हैं जिसको लीड करने वाला टाइलर होता है। वो लोग एडवांस हथियार के साथ भी वहाँ पे आए थे ताकि विक्टर क्रॉली को मार सके। माफ करना दोस्तों, बट ये मिसाइल से भी विक्टर भैया का कुछ नहीं होने वाला। अब सभी विक्टर की तलाश में लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी लोगों की डेड बॉडीज दिखती है तो अब सबकी फटने लग जाती है, पर तभी बुशेस से कोई बाहर निकलता है। वो और कोई नहीं एंड्रयू होता है। उसने अपने आप को कैसे भी करके विक्टर से बचा लिया था। जब वो शेरिफ को विक्टर कितना खतरनाक है इसके बारे में बताता है तब शेरिफ मिलिट्री को इन्फॉर्म करने लगता है। तभी टाइलर उसके रेडियो को तोड़ देता है
और कहता है विक्टर के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा तो दोस्तों इसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ टाइम बाद सभी को बुशेस में मूवमेंट दिखती है, इस वजह से सभी लोग उस दिशा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। टाइलर आगे बढ़ के चेक करता है, तब उसे किसी जानवर की डेड बॉडी दिखती है और उसी टाइम सबको विक्टर की आवाज सुनाई देती है, वजह से सभी अपने कदम को पीछे कर लेते हैं और वो जाके विक्टर क्रॉली के घर के पास पहुंच जाते हैं। अब सभी की हालत बयान करने लायक नहीं थी, इतनी फटी हुई थी। अभी विक्टर क्रॉली 2 ऑफिसर्स के पीछे खड़ा हो जाता है, उनमें से एक को वो मार डालता है और दूसरे ऑफिसर को वो हुक से पकड़ के खींचने लगता है, पर शेरिफ रोप पे शूट कर देता है, रोप को तोड़ देता है। पर विक्टर भैया को कौन ही रोक सकता है, वो उस लड़की के मुंह के अंदर हाथ डाल के उसे अंदर खींच लेता है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस टाइलर सभी को घर को चारों तरफ से घेर लेने को कहता है। तभी विक्टर सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ सभी ऑफिसर्स मिलके उसे मारते हैं बस 3 सेकंड्स के लिए, क्योंकि इसके बाद तो विक्टर के अंदर साउथ के हीरो जैसे पावर आ जाती है। विक्टर सबको मार डालता है। यहाँ टाइलर की गोलियां भी खत्म हो जाती है और विक्टर उसके गले को पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसके स्पाइन को बाहर निकाल लेता है और टाइलर भी मर जाता है। ये टाइलर वही था ना जिसने विक्टर को मारने का प्रण लिया था। बस नहीं आ रहा है इसने विक्टर को मारने का प्रण लिया था या विक्टर के हाथों मरने का। उसी टाइम कोरी आरपीजी से विक्टर की ओर शूट कर देता है। विक्टर का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और कोरी को ये लगता है कि विक्टर अब मर गया, लेकिन हम सबको पता है कि विक्टर एक रिपीटर है, वो वापस से जिंदा हो जाएगा। और ठीक वैसा ही होता है, विक्टर वापस से जिंदा हो जाता है। विक्टर कोरी के पास आ जाता है और उसके हाथों को उसके शरीर से उखाड़ लेता है और ये देखते ही बाकी सब एम्बुलेंस के अंदर जाके खुद को लॉक कर देते हैं। यहाँ शेरिफ हेडक्वार्टर्स को कॉल करके कहता है कि उस पे बहुत सारे गनमैन ने अटैक कर दिया है और वो उनसे मिलिट्री को यहाँ भेजने के लिए कहता है। उसने विक्टर क्रॉली के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर वो विक्टर क्रॉली के बारे में बता देता तो कोई उसे भाव नहीं देता। पर विक्टर से बचना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। वो बेल्ट सैंडर मशीन से एम्बुलेंस के अंदर होल कर देता है। तभी एंड्रू निंजा हथौड़ी के हथौड़े को उठाता है और विक्टर उसी टाइम उसके हाथ को पकड़ लेता है। फीमेल ऑफिसर उसी हथौड़े से विक्टर क्रॉली के हाथ पे वार करना शुरू कर देती है। तभी अमेंडा जोर से विक्टर क्रॉली का नाम चिल्लाती है ताकि विक्टर क्रॉली वहाँ पे आ जाए, जैसे कि विक्टर कोई कुत्ता हो। विक्टर वहाँ से चले जाता है, लेकिन शेरिफ अमेंडा की आवाज को पहचान लेता है और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी विक्टर उसके सिर को उसके बॉडी से अलग कर देता है। साला विक्टर एक्टिंग कर रहा था वहाँ से जाने का। अब ऑफिसर और एंड्रयू के बीच एक गन होता है, दोनों राय विचार करते हैं कि गन कौन लेगा। तब ऑफिसर गन को लेने की हिम्मत करती है क्योंकि ये साला तो फट्टू। ऑफिसर जब भी गन पे हाथ रखती है तभी विक्टर उस पे हाथ रख देता है, पर यहाँ पे फट्टू साला उसकी हेल्प नहीं करता और विक्टर क्रॉली ऑफिसर को भी मार डालता है। दूसरी तरफ अमेंडा चिल्ला चिल्ला के अपने गले को फाड़ के विक्टर क्रॉली को कैसे भी करके यहाँ पे बुला ही लेती है। अमेंडा राख को मेरी बेत को दे देती है और मेरी बेत राख को नीचे रख देती है ताकि विक्टर क्रॉली राख को ले सके। यहाँ पे विक्टर भैया आगे बढ़ते हैं राख को लेने के लिए, लेकिन यहाँ बेवकूफ विंस्लो को लगता है कि विक्टर क्रॉली मेरी बेत को मारने आ रहा है। तभी वो अपनी सारी गोलियां विक्टर क्रॉली पे खाली कर देता है। विक्टर भैया वापस से जिंदा हो जाते हैं, जो कि हम सबको पता ही है। विक्टर भैया वापस से जिंदा हो जाने के बाद विंस्लो को मारते हैं। इसके बाद वो अमेंडा को भी पकड़ लेते हैं और अमेंडा के सिर को भी उखाड़ देते हैं। मैन अमेंडा को विक्टर पे इंटरेस्ट था और विक्टर ने ये सिला दिया। फिर विक्टर मेरी बेत को पेड़ के एक नुकीली ब्रांचेस के अंदर घुसा देता है और जब वो मेरी बेत को काटने ही जाता है तभी मेरी बेत उसके ऊपर मटके को फोड़ देती है, जिससे सारा राख विक्टर के शरीर पे गिर जाता है और उसका शरीर गलने लगता है। मेरी बेत अपने आप को वहाँ से कैसे भी छुड़ा लेती है और वो एक शॉट गन को उठा लेती है और कहती है मेरी बेत विक्टर के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को शॉटगन से उड़ा देती है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे कम होने लगती। लेकिन तभी वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है जिसे शेरिफ ने एम्बुलेंस के अंदर बुलाया था और इसी सीन के साथ इस मूवी की नहीं इस पार्ट की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। हाँ दोस्तों, इसका एक और पार्ट है और वो लास्ट पार्ट है जिसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखिए।